हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें थ्योरी की तो ये आपका लास्ट टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हमने डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। बेसिकली जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में वो हम पढ़ते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और कॉन्फिगरेशन में हमने दो पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा एनेंशियोमेरिज्म और डायस्टीरियो। तो यहाँ पर एनेंशियोमेरिज्म, डायस्टीरियोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तीन हम बेसिकली पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हमने डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। उसका कारण क्या है कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है और ये इंटर कन्वर्टेड है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, कॉन्फिगरेशंस विच डिफर बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना दे रखा है 3 से 15 किलो कैलोरी पर मोल, आर गिवन अ स्पेशल नेम एज कॉन्फॉर्मेशंस एंड द स्टीरियो आइसोमर्स आर नोन एज कॉन्फॉर्मर्स। तो हमने क्या कहा कि कॉन्फिगरेशन जिसके एनर्जी जो बैरियर है या जो एनर्जी गैप है वो अगर कम है, काफ़ी कम है, 3 से 15 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है, तो उसको हमने नाम क्या दिया, कॉन्फॉर्मर्स, और उसको आइसोमेर्स को नाम क्या दिया, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेर्स। ठीक है। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री। अब देखिए, यहाँ पर एनर्जी बैरियर कम है, ऐसा नहीं कि एनर्जी बैरियर बिल्कुल नहीं है। तो कई बार हम क्या कहते हैं, फ्री रोटेशन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो फ्री रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री होता है, फ्री का मतलब ये है कि वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतनी एनर्जी जो है रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। लेकिन डबल बॉन्ड अगर है तो वहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री। फ्री तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इट इज हिंडर्ड एंड रिक्वायर्ड वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये हिंडर्ड होता है और अमाउंट जो एनर्जी है बहुत कम चाहिए। दैट इज इजीली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, और जितनी एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, अवेलेबल होती है। आगे अगर हम बात करें, द स्टडी ऑफ द एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइसोमेरिज्म तो पूछता नहीं कोई। तो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है क्या, कि जब आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन कर रहे हो तो उसमें एनर्जी चेंजेस क्या हो रहा है और क्या क्या कॉन्फॉर्मेशन बन रही है, उसको हम पढ़ते हैं किसमें, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में। यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड पे जो रोटेशन है वो फ्री है लेकिन कंप्लीटली फ्री नहीं है, हिंडर्ड है। एनर्जी जो बैरियर है वो कम है, जो कि अवेलेबल क्या है, रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन की बात करें तो ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन पे बनते हैं। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। अब इथेन की अगर हम बात करें कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई इथेन है तो कार्बन कितने हो गए, 2। तो एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की, तो उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हम डायहेड्रल एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायहेड्रल एंगल। अब डायहेड्रल एंगल होता क्या है, तो देखिए, अगर हम 3 एटम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 3 एटम की, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये 3 एटम है, 1 2 और 3। तो 3 एटम को हम जब शो कर रहे हैं पोजीशन कंपेरेटिवली, तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल का मतलब 1 2 3 एटम है और 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल है उसको हमने कहा बॉन्ड एंगल। उससे आपको स्ट्रक्चर का एक आइडिया हो रहा है। लेकिन जब हम 4 एटम की बात करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, और एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। अब यहाँ पर इसको आप बॉन्ड एंगल नहीं कह सकते, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है डायहेड्रल एंगल। अब डायहेड्रल एंगल है क्या, इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1 2 3 2 बॉन्ड है, इसका एक प्लेन हो गया, और 2 बॉन्ड या 3 एटम कह लीजिए, इसका एक प्लेन हो गया, और ये 3 एटम या 2 बॉन्ड हो गए, इसका एक प्लेन हो गया। अब ये जो 2 प्लेन हमने देखे, एक तो ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना है उसको हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल। तो देखिए, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन बिल्कुल सेम है, तो ये डायहेड्रल एंगल क्या कहलाएगा, 0। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मैंने इसको ऐसे कह दिया, तो एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। अब 2 प्लेन के बीच में जो एंगल है वो क्या कहलाता है, डायहेड्रल एंगल। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जब हमको 2 बॉन्ड को शो करना है एडजेसेंट बॉन्ड को, तो हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, और 3 बॉन्ड आ जाए या 4 एटम आ जाए तो वहां पर हम टर्म काम में लेते हैं डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल का मतलब क्या है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना है, कोण कितना है, उसको हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये मैंने कहा कार्बन और ये कार्बन, एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया। अब देखिए बिल्कुल सामने दिख रहे हैं आपको, मतलब डायहेड्रल एंगल कितना है 0, और फिर उसको आप क्या करोगे रोटेट करोगे। तो आपने क्या करा, एक एटम को फिक्स रखा और दूसरे को रोटेट करा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने बात करी एक्लिप्स की। एक्लिप्स को संतरित कहते हैं हिंदी में, और स्टैगर्ड को कहते हैं ग्रसित। आई थिंक इसको शायद ग्रसित कहते हैं, मुझसे गलती होगी। एक्लिप्स को ग्रसित कहते हैं और स्टैगर्ड को कहते हैं संतरित। आप चेक कर लेना, जहां तक मुझे ध्यान है संतरित और ग्रसित कहते हैं एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। अब देखिए एक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल 0 है, मतलब ये आमने सामने आ गए। क्या आ गए? आमने सामने। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एटम पास पास हैं। क्या है? पास पास है। तो इनमें जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद मैंने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये मैंने 60 डिग्री रोटेट करा, तो आप इसको समझ लीजिए कि मैंने इसको फिक्स कर दिया और इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 60 डिग्री रोटेट करने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो एंगल है डायहेड्रल एंगल, ये कितना हो गया 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल क्या था 0, जिसको हमने कहा एक्लिप्स, और यहाँ डायहेड्रल एंगल कितना है 60 डिग्री, जिसको हमने क्या कह दिया स्टैगर्ड। ये आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अगर हम बात करें सॉहर्स की, तो सॉहर्स में क्या है, साइड व्यू है। तो यहाँ पर ये देखिए H ऊपर और H ऊपर, तो ये आपके क्या है एक्लिप्स को बता रहा है, और यहाँ पर एक H नीचे है तो दूसरा H ऊपर है, एक इसको बता रहा है स्टैगर्ड को। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल 0 है और स्टैगर्ड में डायहेड्रल एंगल कितना है 60 डिग्री। उसके बाद अगर आप वापस से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखिए होगा क्या। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ्रंट वाला ये है और बैक वाला सर्कल से बता रहे हैं। तो फ्रंट वाले में पहला हाइड्रोजन ऊपर है और बैक वाले में भी पहला हाइड्रोजन ऊपर है, इसको ऐसे समझ लीजिए। अब मैंने क्या करा, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि पीछे वाला जो है उसको मैंने एज इट इज रखा है और आगे वाले को रोटेट कर दिया। तो जब आप आगे वाले को रोटेट करेंगे तो मैंने इसको रोटेट करा 60 डिग्री, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद जब आप वापस से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब एज इट इज मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इथेन में जैसे जैसे आप 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से एक्लिप्स, एक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से एक्लिप्स, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो यहाँ पर जब हम बात करें कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन की, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर एक्लिप्स में एटम पास पास हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, स्टैगर्ड में रिपल्शन कम होगा। तो स्टेबिलिटी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, स्टैगर्ड की, उसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। तो जब कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो केवल 2 स्ट्रक्चर हैं, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, एक्लिप्स स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा है, स्टैगर्ड की एनर्जी कम है। क्लियर है? तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड देखिए, यहाँ 0 डिग्री एक्लिप्स, फिर 60 डिग्री स्टैगर्ड, फिर 60 डिग्री रोटेट करा तो 120 डिग्री पे एक्लिप्स, फिर 60 डिग्री 180 पे स्टैगर्ड। तो ये आपके कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है किसका, इथेन का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वैरायटी नहीं है। वैरायटी किस में आती है, ब्यूटेन में। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके एनर्जी बैरियर की बात करें तो इसका एनर्जी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब इसमें एक्लिप्स और स्टैगर्ड का जो एनर्जी बैरियर है वो कितना आ रहा है 3 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसके बाद अगर मैं प्रोपेन की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रोपेन की, तो प्रोपेन में होगा क्या कि एक CH3 आ जाएगा, बाकी सारे H है। प्रोपेन में क्या होगा, CH3 आ जाएगा, बाकी सारे H है। अब जब मैंने रोटेट करा तो ये CH3 यहाँ आ गया। तो इथेन में और प्रोपेन में फर्क क्या है कि केवल एक CH3 आ गया, वहां पर सारे H थे, यहाँ पर CH3 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर CH3 है तो इसको मैंने CH3 कर दिया, और इस वाले केस में अगर बात करें तो ये CH3 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इथेन में सारे हाइड्रोजन थे और प्रोपेन में एक CH3 आ गया। अब CH3 आने से हुआ क्या कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रक्चर वही की वही रहेंगी, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से एक्लिप्स, बस फर्क क्या होगा कि हाइड्रोजन का रिपल्शन थोड़ा कम है और CH3 हाइड्रोजन का रिपल्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहेगी, बस डिफरेंस क्या होगा, ये जो एनर्जी बैरियर इथेन में था 3 किलो कैलोरी पर मोल, वो प्रोपेन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम राउंड ऑफ की बात करें तो 3.5 के अप्रॉक्स हो जाएगा, 3.4 3.5 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की, तो इथेन की और प्रोपेन की कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस बिल्कुल सेम है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। अब देखिए इसके बीच की जो कंडीशन है उसको गॉशे कहते हैं, गॉशे। लेकिन क्योंकि क्या है कि वहां पर कॉन्फॉर्मर कितने बन रहे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इसको 0 डिग्री के, मतलब ये 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है,
लेकिन जो मेन कॉन्फॉर्मेशन है या मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम उसकी बात करते हैं, सबकी बात नहीं करते। तो यहाँ पर एक्लिप्स्ड की बात करी हमने और स्टैगर्ड की बात करी। क्यों? क्योंकि बीच में तो काफ़ी सारी हो सकती हैं, तो हम सबकी बात नहीं कर रहे, जो काम की है उसकी हम बात कर रहे हैं, मेन कॉन्फ़िगरेशन जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे। बीच की जो होती है उसको हम गॉशे या स्क्यू कह देते हैं। तो ये हो गया एक्लिप्स और स्टैगर्ड। इथेन और प्रोपेन की कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस बिल्कुल सेम है। इथेन का एनर्जी बैरियर 3 किलो कैलोरी पर मोल है और प्रोपेन का थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, 3.4 3.5 के अप्रॉक्स है। तो ये हमने बात करी किसकी, इथेन और प्रोपेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में बाकी से फर्क क्या है या बाकी से डिफरेंस क्या है। इथेन और प्रोपेन में दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो एक्लिप्स या स्टैगर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपने बात करी ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में क्या है कि इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। अब सारा जो खेल है वो इन दो CH3 का है, क्योंकि अब अगर हम बात कर रहे हैं एक्लिप्स की, तो एक्लिप्स भी दो तरह के होंगे, या तो वो CH3 के सामने आए या वो CH3H के सामने आए। तो एक्लिप्स भी दो तरह के हो गए। और अगर स्टैगर्ड की बात करें तो स्टैगर्ड भी दो तरह के हो गए कि CH3 जो है वो H के बीच में है या CH3 जस्ट अपोजिट है CH3 के। तो अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे ब्यूटेन की, तो वहाँ पर एक्लिप्स भी दो तरह के होंगे और स्टैगर्ड भी दो तरह के होंगे और उसका जो नेमिंग होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करें तो ये आपके एक्लिप्स है। अगर CH3 के सामने CH3 है तो हमने उसको सिंपल एक्लिप्स ना कह के हमने क्या कह दिया कि फुली एक्लिप्स्ड है। क्या है? फुली एक्लिप्स्ड। तो यहाँ पर अगर CH3 के सामने CH3 है, मतलब डायहेड्रल एंगल 0 है, तो उसको हमने कह दिया फुली एक्लिप्स्ड। उसके बाद जब हमने 60 डिग्री से रोटेट करा, तो देखिए फ्रंट वाले को एज इट इज रखा, बैक वाले को रोटेट कर दिया, तो ये 60 डिग्री हो गया, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, स्टैगर्ड। अब यहाँ पर स्टैगर्ड टर्म किसके लिए आएगा कि जब CH3 के जस्ट अपोजिट हो CH3, उसके लिए हम स्टैगर्ड काम में लेंगे। हालांकि ये भी स्टैगर्ड ही है, लेकिन हमने यहाँ जो टर्म काम में लिए वो क्या है, सिनक्लाइनल या गॉशे। सिनक्लाइनल जो टर्म है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टर्म से बनते हैं कि सिनक्लाइनल क्या है, एंटीक्लाइनल क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने क्या देखा कि ये तो फुली एक्लिप्स्ड है 0 पे, और फुली एक्लिप्स के बाद जब आपने 60 डिग्री रोटेट करा तो वो नॉर्मली स्टैगर्ड ना होके उसको हमने क्या कहा, गॉशे या सिनक्लाइनल। क्या कह दिया, गॉशे या सिनक्लाइनल। उसके बाद जब आप वापस से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये एक तरह से सिंपल एक्लिप्स है, जिसको हमने सिंपल एक्लिप्स ना कह के क्या कह दिया, एंटीक्लाइनल। तो ये आपको टर्म ध्यान रखना है कि सिनक्लाइनल किसको कह रहे हैं और एंटीक्लाइनल किसको कह रहे हैं। सिनक्लाइनल देखा जाए तो स्टैगर्ड के लिए है और एंटीक्लाइनल देखा जाए तो वो एक्लिप्स के लिए। तो ये आपको टर्म ध्यान रखनी है। तो ये एंटीक्लाइनल हो गया। उसके बाद जब हमने 60 डिग्री रोटेट करा तो देखिए CH3 के जस्ट अपोजिट CH3 आ गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये CH3 ऐसे है तो ये CH3 ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, डायहेड्रल एंगल, जिसको हमने फुली स्टैगर्ड कहा। तो अगर देखा जाए तो स्टैगर्ड दो तरह के हैं, एक तो फुली स्टैगर्ड और एक नॉर्मल स्टैगर्ड। नॉर्मल स्टैगर्ड के लिए हमने टर्म काम में लिया सिनक्लाइनल। और एक्लिप्स क्या है, दो तरह के हैं, फुली एक्लिप्स्ड और नॉर्मल एक्लिप्स। तो फुली एक्लिप्स के लिए फुली एक्लिप्स्ड हो गया और नॉर्मल एक्लिप्स के लिए हमने टर्म क्या काम में ले लिया, एंटीक्लाइनल। क्लियर है। अब ये 60 डिग्री वापस से रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। अब ये एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स मैंने यहाँ एक्लिप्स लिख दिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एंटीक्लाइनल। ठीक है, बात समझ आ रही है। एक्लिप्स को अपने क्या कहते हैं, एंटीक्लाइनल। फिर वापस से आपने 60 डिग्री रोटेट करा तो ये यहाँ आ गया, जो कि नॉर्मली स्टैगर्ड है। तो आप स्टैगर्ड कह सकते हो, इसको गॉशे कह सकते हो, इसको सिनक्लाइनल कह सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे सिनक्लाइनल कौन सा है तो पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, ठीक है। किसको, 60 डिग्री वाले को। इसको भी आप सिनक्लाइनल कह सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी इसकी है। उसके बाद ये आपकी, ये 300 डिग्री का है। एंटीक्लाइनल की बात करें तो पहली प्रायोरिटी किसकी है, 120 डिग्री की, और उसके बाद आप चाहो तो इसको भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक्लिप्स भी दो तरह के हो गए और स्टैगर्ड भी दो तरह के हो गए। एक्लिप्स जो दो तरह के हैं, एक को हमने कह दिया फुली एक्लिप्स, और जो सिंपल एक्लिप्स्ड है उसको हमने क्या कह दिया, एंटीक्लाइनल। स्टैगर्ड दो तरह के हो गए, एक को हमने कह दिया फुली स्टैगर्ड और दूसरे को हमने क्या कह दिया, सिनक्लाइनल। क्लियर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सिनक्लाइनल वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये आपके मिरर इमेज बना रही है। क्या बना रही है, मिरर इमेज, जो कि सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप कह सकते हो कायरल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ब्यूटेन में कौन सी कॉन्फॉर्मेशनल आपके कायरल है, तो वहां पर आप क्या कहोगे, सिनक्लाइनल। हालांकि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखिए मॉलिक्यूल तो कायरल हो गया, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो इनैंशियोमर है, भाई नॉर्मली ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है कि ये एक इनैंशियोमर है,
तो ये प्लस अल्फा से रोटेट करेगा, तो ये इसका दूसरा एनाइंशोमर है तो ये माइनस अल्फा से रोटेट करेगा। लेकिन क्योंकि ये कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस शो कर रहा है या कॉन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, तो ये एक एनाइंशोमर कॉन्फॉर्मेशन चेंज करके दूसरे एनाइंशोमर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। पेयर ऑफ एनाइंशोमर और रेसिमिक मिक्सचर होगा, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिनक्लाइनल जो है वो क्या है, कायरल है, कायरल कॉन्फॉर्मेशन है। पूछ सकता है एग्जाम में कि ब्यूटेन की कौन सी कॉन्फॉर्मेशन कायरल है, तो आंसर क्या होगा, सिनक्लाइनल। कायरल हो गया, साथ में पेयर ऑफ एनाइंशोमर है और क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, उसका कारण क्या है कि एक एनाइंशोमर दूसरे एनाइंशोमर में कॉन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि एक एनाइंशोमर है तो वही रहेगा, अल्फा से रोटेट करेगा प्लस से, और दूसरा है तो वही रहेगा माइनस से करेगा। लेकिन क्योंकि कॉन्फॉर्मेशन की वजह से ये अपने एनाइंशोमर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले 0 डिग्री, जिसको हमने कह दिया फुली एक्लिप्स्ड, जिसका एनर्जी बैरियर सबसे ज़्यादा है, या हम कहें स्टेबिलिटी सबसे कम है, एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपके आएगा स्टैगर्ड, जिसको आपने कहा सिनक्लाइनल, वो यहाँ आ गया। उसके बाद वापस आपने रोटेट करा तो ये एक्लिप्स आ गया, ये फुली एक्लिप्स था, और ये सिंपल एक्लिप्स है, जिसको आपने 120 डिग्री को क्या कहा, एंटीक्लाइनल। ठीक है, उसके बाद ये 180 डिग्री पे फुली स्टैगर्ड आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि दो तरह के तो मैक्सिमा है और दो तरह के मिनिमा है। मैक्सिमा कौन से, एक्लिप्स वाले, और मिनिमा कौन से, स्टैगर्ड वाले। ये फुली एक्लिप्स और ये जो एक्लिप्स है ये एंटीक्लाइनल है, ये फुली स्टैगर्ड, और ये कौन सा है, सिनक्लाइनल है। क्लियर है, तो ये आपके 0 डिग्री पे एक्लिप्स, ये आपके सिनक्लाइनल, फिर ये आपके एंटीक्लाइनल, और फिर ये आपके फुली स्टैगर्ड, फिर वापस से ये आपके क्या हो गया, एंटीक्लाइनल, फिर ये सिनक्लाइनल, और वो आपके फुली एक्लिप्स आ गया। तो दो तरह के मैक्सिमा हैं और दो तरह के मिनिमा है। अगर एनर्जी बैरियर की बात करें तो पूरा जो कंप्लीट एनर्जी बैरियर है, पूरे कम हाईएस्ट मैक्सिमा और लोएस्ट मिनिमा में, तो ये आपके हो जाएगा 4.5 किलो कैलोरी पर मोल, और ये आपके हो जाएगा 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि फुली, इसको आप कहते हो सिन पेरिप्लेनर, और इसको जो है आप कहते हो एंटी पेरिप्लेनर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर ये ऐसे है तो ये सिन पेरिप्लेनर, और ये ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पेरिप्लेनर। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन की तरह सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर फ्लिपिंग होती है। अब फ्लिपिंग कैसे होती है, क्या सीक्वेंस रहता है, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, स्टार्टिंग की हम बात करें तो चेयर फॉर्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चेयर फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हाफ चेयर में। ठीक है, हाफ, देखिए आपने पहले पढ़ा होगा तो केवल आपने दो ही पढ़ी होगी, चेयर, इन्वर्टेड चेयर, और उसके बीच में क्या बनती है, बोर्ड फॉर्म। लेकिन आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो उसका लेवल अच्छा रहता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर चेयर फॉर्म जो है वो पहले किस में कन्वर्ट होती है, हाफ चेयर में। हाफ चेयर से बनती है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट से बनती है ट्रू बोट, फिर वापस से ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर और इन्वर्टेड चेयर। याद रखना बहुत सिंपल है, कैसे, आपने पहले पढ़ रखा है चेयर और लास्ट में इन्वर्टेड चेयर, और बीच में पढ़ रखा है बोट। तो चेयर के पास एक और चेयर आ जाएगी और बोट के पास एक और बोट आ जाएगी। तो चेयर के पास कौन सी आ जाएगी, चेयर, हाफ चेयर। तो यहाँ पर चेयर के पास हाफ चेयर, इन्वर्टेड चेयर के पास हाफ चेयर, और जो बोट है जिसको यहाँ पर हमने ट्रू बोट कह रखा है उसके पास क्या आ जाएगी, ट्रू बोट। तो हमने क्या कहा, चेयर, इन्वर्टेड चेयर, ये बोट। तो चेयर के पास हाफ चेयर, इन्वर्टेड चेयर के पास हाफ चेयर, और बोट के पास ट्विस्ट बोट। तो ओवरऑल हमने कितने कह दिए, 7। अब अगर हम एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो देखिए यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमने कहा चेयर फॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म की अगर हम बात, इसके बाद अगर हम बात करें तो चेयर किस में कन्वर्ट हो रही है, हाफ चेयर में। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो चेयर फॉर्म है, या आप इन्वर्टेड चेयर कह सकते हो, एक ही बात है। और सबसे कम जो स्टेबल है वो क्या है, हाफ चेयर। तो ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे लेस स्टेबल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद बनता है ट्विस्ट बोट, जो कि स्टेबल है, चेयर के बाद इसका नंबर है स्टेबिलिटी में। और ट्विस्ट बोट के बाद बनता है ट्रू बोट, फिर वापस से ट्विस्ट बोट, फिर आपके हाफ चेयर और फिर चेयर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, चेयर। सबसे लेस स्टेबल कौन सा हो गया, हाफ चेयर। क्लियर, तो चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल और हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टेबल जो है वो क्या है, ट्विस्ट बोट, और सेकंड नंबर पे अनस्टेबल जो है वो क्या है, ट्रू बोट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है आरपीएससी ने सबसे लेस स्टेबल कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ चेयर।
इसके अलावा कुछ स्पेशलिटी है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन और क्या बन सकता है, बोट की अगर हम बात करें तो बोट जो है वो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, चेयर जो है वो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चेयर स्टैगर्ड है और बोट एक्लिप्स है। एक्लिप्स होने की वजह से क्या है, ये लेस स्टेबल है। अब कोई आपसे पूछ ले कि जो बोट कॉन्फॉर्मेशन है वो लेस स्टेबल क्यों है, तो एक तो रीजन एक्लिप्स हो गया, लेकिन आंसर जो आपके ऑप्शन में होगा वो क्या होगा, फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ये बोट की मैंने स्ट्रक्चर बना दी। अब आप देखेंगे बोट की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन जो है वो पास पास आ रहे हैं, मतलब एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, ठीक है। बोट के 4 कार्बन तो ये प्लेन में मैंने कह दिए, और एक इधर और एक इधर, तो इसके हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ, और इसका हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन पास पास आ रहे हैं ये आपके फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। और ये जो इंटरेक्शन है ये क्या है, फ्लैगपोल इंटरेक्शन है। क्या है, फ्लैगपोल इंटरेक्शन है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बोट कॉन्फॉर्मेशन जो है लेस स्टेबल क्यों है, तो आंसर आपको क्या करना है, फ्लैगपोल इंटरेक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें हाफ चेयर की, तो लीस्ट स्टेबल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्विस्ट बोर्ड पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आपके यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की जो कॉन्फॉर्मेशन है उनमें से कौन सी कॉन्फॉर्मेशन ऑप्टिकली एक्टिव है, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव की जगह हम कहें कायरल है, तो आंसर क्या होगा, ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड जो है वो कायरल कॉन्फॉर्मर है। तो यहाँ पर ब्यूटेन में भी कायरल कॉन्फॉर्मर है और ट्विस्ट बोर्ड जो है वो भी क्या है, कायरल कॉन्फॉर्मर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में क्या हो रही है, फ्लिपिंग हो रही है। तो ये जितनी भी कॉन्फॉर्मेशन हम चेंज कर रहे हैं ये सब फ्लिपिंग से चेंज हो रही है। अब फ्लिपिंग में होता क्या है, फ्लिपिंग की खास बात क्या है, यहाँ पर मैंने चेयर कॉन्फॉर्मेशन बना दिया और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, इन्वर्टेड चेयर। हालांकि मैंने दोनों चीज शो नहीं करी है, यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए देखिए होता क्या है, अगर मैं एक चेयर फॉर्म बनाऊं साइक्लोहेक्सेन की, तो ये इस तरह से है, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिखा HA और HE। कहने का मतलब ये है कि साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है और टोटल 12 हाइड्रोजन है। अगर मैं फ्लिपिंग ना करूं, एक कॉन्फॉर्मेशन की बात करूं चेयर की, तो 6 हाइड्रोजन एक्सियल होंगे और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होंगे। अब यहाँ पर ये एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे होता है, तो देखिए अगर हम चेयर कॉन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक कार्बन ये, अब देखिए चेयर कॉन्फॉर्मेशन है कैसे, 3 कार्बन ऊपर और 3 कार्बन नीचे, मतलब एक ट्राइंगल ऊपर बनेगा और एक ट्राइंगल नीचे बनेगा। अगर मैंने पहला वाला ऊपर मान लिया, उसके बाद के 2 नीचे, फिर वापस 2 ऊपर और वापस एक नीचे। अब ये जो ऊपर है इसके बाद के 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, तो ये एक प्लेन हो गया, और 2 ये इधर है, और फिर 2 के बाद लास्ट में एक नीचे, तो एक प्लेन हो गया। तो ऊपर वाला प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर अगर हाइड्रोजन है तो वो भी एक्सियल होगा, और नीचे वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हाइड्रोजन है तो वो भी एक्सियल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कार्बन ये है, उसके बाद 2 कार्बन ऐसे, तो इस कार्बन का एक एक्सियल ऐसे और एक इक्वेटोरियल ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। तो पहले कार्बन का ये ऊपर और ये ऐसे, तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर है तो एक्सियल, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। और लास्ट वाला कार्बन ऐसे आ रहा है, ये वाला, ये ऐसे आ रहा है, तो इसका एक्सियल नीचे और ये इक्वेटोरियल। तो आपने क्या देखा कि 3 कार्बन ऊपर के प्लेन में आ रहे हैं और 3 कार्बन नीचे के प्लेन में आ रहे हैं, तो ऊपर का एक्सियल ऊपर होगा और नीचे का एक्सियल नीचे होगा। तो आपने क्या देखा, पहला एक्सियल अगर आप ऊपर मान रहे हैं तो बाकी के अगले 2 नीचे हो जाएंगे, फिर अगले 2 ऊपर और अगले 2 नीचे। तो एक्सियल क्या है, या तो प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे। इक्वेटोरियल क्या है, ये वाला ऐसे है तो ये वाला ऐसे है, ठीक है, नीचे वाला ऐसे है तो ये ऐसे है। तो ये तो बात होगी एक्सियल इक्वेटोरियल की। तो हर कार्बन पे एक एक्सियल होगा और एक इक्वेटोरियल होगा। एक्सियल या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, पहला एक्सियल ऊपर है तो दूसरा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस टाइप से। तो ये हो गया एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये सारे मैंने एक्सियल शो कर रखे हैं। अब फ्लिपिंग से हो क्या रहा है, फ्लिपिंग से क्या है कि चेयर जो है वो इन्वर्टेड चेयर में कन्वर्ट हो रही है। कैसे कि ये ऊपर था, फिर ये 2 नीचे, फिर ये 2 ऊपर और ये एक नीचे। इन्वर्टेड चेयर में क्या होगा कि जो ऊपर वाले कार्बन है वो नीचे चल जाएंगे और जो नीचे वाले कार्बन है वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये अगर मैं पहला कार्बन लूँ जो ऊपर है, मान लीजिए, तो ये एक्सियल ऐसे है और ये इक्वेटोरियल ऐसे है। अब इसको मैं नीचे कर रहा हूँ और जो नीचे है उसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो जब मैं इसको नीचे करूंगा तो ये ऐसे नीचे होगा। तो इससे हुआ क्या कि जो एक्सियल था और ये इक्वेटोरियल, अब आप इसको नोटिस करना, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, ये अभी ऐसे है, अभी ऊपर वाला कार्बन नीचे जा रहा है, तो ये ऐसे हो गया। तो जो एक्सियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेटोरियल में, और जो इक्वेटोरियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सियल में। तो यहाँ पर जितने भी एक्सियल हाइड्रोजन मैंने शो कर रखे हैं, फ्लिपिंग के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, इक्वेटोरियल में। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या देखा कि साइक्लोहेक्सेन में 2 तरह के हाइड्रोजन है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, और फ्लिपिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहे हैं और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इससे क्वेश्चन NMR में पूछा जाता है, इसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन को
तो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, वो क्या पूछता है, नंबर ऑफ सिग्नल। तो देखिए होगा क्या कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सिग्नल का मतलब कितने तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दो तरह के हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो अगर फ्लिपिंग नहीं होती, मान लीजिए फ्लिपिंग नहीं है, तो दो तरह के हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो कितने सिग्नल आते हैं एनएमआर के, दो, एक एक्सियल का और एक इक्वेटोरियल का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्लिपिंग प्रेजेंट है, तो फ्लिपिंग प्रेजेंट होने से क्या है कि एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहा है और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनएमआर जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो एक ही सिग्नल शो करता है। क्या करता है, एक ही सिग्नल। तो यहाँ पर ये एविडेंस है फ्लिपिंग का। किसका एविडेंस है, फ्लिपिंग का। क्या है एविडेंस, एनएमआर सिग्नल। कैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्लिपिंग प्रेजेंट है तो एक सिग्नल आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहा है और इक्वेटोरियल एक्सियल में। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो जो एनर्जी चाहिए उसको फ्लिपिंग के लिए वो नहीं मिलेगी और फ्लिपिंग रुक जाएगी। और फ्लिपिंग अगर रुक जाएगी तो दो तरह के हाइड्रोजन हो गए, तो कितने सिग्नल आएंगे, दो। तो नॉर्मल आपसे अगर क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, पूछ रखा है आरपीएससी ने कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सिग्नल कितने आते हैं, एक, 1 एट रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं कंडीशन लगा दूं लो टेम्परेचर की, तो कितने सिग्नल आएंगे, दो। एट लो टेम्परेचर ब्रैकेट में दे रखा -89 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये -89 कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। तो आप तो ये मान के चलना कि आरपीएससी ने अगर कम टेम्परेचर दे रखा है, चाहे -70 क्यों ना दे रखा हो, तो आपको कितने सिग्नल करने हैं, दो। क्यों, क्योंकि फ्लिपिंग रुक रही है, और फ्लिपिंग रुक रही है तो एक सिग्नल एक्सियल का और एक सिग्नल इक्वेटोरियल का। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि भाई -89 होना चाहिए या -84 होना चाहिए। कुल मिला के नॉर्मल टेम्परेचर पे एक सिग्नल बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग, और लो टेम्परेचर पे दो सिग्नल क्योंकि फ्लिपिंग रुक गई, तो एक एक्सियल का और एक इक्वेटोरियल का। तो ये आपके ओवरऑल आपके कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है किसका, साइक्लोहेक्सेन का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बन चुके हैं, एक तो एनएमआर सिग्नल वाला बन चुका है, एक आपके लीस्ट स्टेबल वाला बन चुका है, हाफ चेयर। उसके अलावा फ्लैगपोल इंटरेक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है, ट्विस्ट बोर्ड पे क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये आपके स्टीरियो केमिस्ट्री की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा कोई भी अगर कंसेप्ट हमारा रह गया है तो वो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके थ्रू हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।